हौसलों के तरकश में मेरे दोस्तों कोशिशों का वो तीर जिंदा रखना, हार जाना चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जीएस अकेडमी। टुडे विल डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, विच इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। Our changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. What is lithosphere? Lithosphere is the uppermost layer of the Earth crust. So this lithosphere is broken into a number of plates. It is not a single or uniform plate, but is broken into a number of small plates. They are called lithospheric plates. These plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. ये जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के ऊपर, ये फ्यू मिलीमीटर्स मूव करती रहती हैं ईयर बाय ईयर। और ये मूवमेंट क्यों होता है? ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इसी मोल्टन मैग्मा के ऊपर ये लिथोस्फेरिक प्लेट तैरती रहती हैं, इसीलिए धीरे धीरे ये मूव करती रहती हैं मैग्मा के मूवमेंट के हिसाब से। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth, and due to movement of these plates there is some changes on the surface of the earth, like formation of mountains, formation of fracture zones, etc. The earth movement are divided on the basis of forces which causes them. जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो किस बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज देम, कि किस फोर्स की वजह से वो आपका मूवमेंट हो रहा है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो सर्फेस के ऊपर से काम करते हैं, जो हमें दिखते हैं फोर्सेस, वो उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स produce sudden movement and other times produce slow movement. ओके, ये एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी तो सडन मूवमेंट करते हैं, कभी कभी धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट कौन से? जैसे अर्थक्वेक हुए, वॉल्केनो आता है, ये आपका सडन मूवमेंट है। सी इन दिस फिगर अर्थ मूवमेंट, इट इज divided in two parts. Endogenic forces means working from inside, and exogenic forces working on the surface of the earth. Now endogenic forces are further divided into two groups: sudden forces and diastrophic forces. Sudden forces causes earthquake, volcano and landslides. Diastrophic forces मतलब forces generated by the movement of the solid material of the earth crust. Forces that create both compression and tension on the surface of the earth. These are called diastrophic forces. These forces are result of pressure exerted by the convection current or rising of magma. Diastrophic forces का रीज़न क्या होता है? जो नीचे मोल्टन मैग्मा होता है मूव करता रहता है, उसकी वजह से आपकी जो अपर क्रस्ट है वो मूव करती है, और यही रीज़न होता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी में। नाउ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कॉजेज बिल्डिंग माउंटेन बिल्डिंग्स। जो माउंटेन्स बनते हैं वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। जैसे हिमालय माउंटेन है, पहले यहाँ पर टेथिस महासागर हुआ करता था, लेकिन जैसे से आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ आकर टकराई, तो जो सेडिमेंट डिपॉजिट था अंदर इसके टेथिस महासागर में, वो धीरे धीरे हिमालय माउंटेन ग्रुप में राइज हुआ। ओके, नाउ व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स? See, the earth crust consists of several large and small rigid irregular shaped plates or slabs which carry continent and the ocean floor. जो अर्थ क्रस्ट है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है, छोटे प्लेट के टुकड़े हैं इरेगुलर शेप के, जिसके ऊपर एक पूरा कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर एग्जिस्ट करता है। इन्हीं प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं? यहाँ देख लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जस्ट इस फिगर में देखते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस। इरोजन एंड
depositional forces. They causes due to river, wind, sea waves and glaciers. We will discuss all these forces in the next chapters. Now we see what is volcano. The features of volcano. A volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. वोल्केनो क्या होता है? इज अ वेंट, एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से मोल्टन जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है. सो वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली. जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो प्लेट्स हैं वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, और जब ये मैग्मा कहीं से रास्ता पाता है निकलने के लिए बाहर तो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है. उसी को हम कहते हैं वोल्केनो. सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. When lithospheric plate moves, surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. So what is earthquake? और earthquake क्यों आता है? जब ये आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, जैसे आपको बताया कि मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जब ये मूव करती हैं तो उन्हीं की वजह से वाइब्रेशन आता है धरती में. सॉरी. एंड दैट कॉजेज द earthquake. The place in the crust where the movement start is called the focus. जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोकस. ओके. द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. क्योंकि ये आपका जो अर्थक्वेक है धरती के नीचे से आता है, तो जहाँ से ओरिजिनेट करता है उसको हम फोकस कहते हैं. और ठीक इसके ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर इस पॉइंट को, जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस फोकस के ऊपर जस्ट जो ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट करता है सरफेस पे, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर. ओके. जैसे आपने कहीं भूकंप आता है तो उसको क्या कहते हैं, इसका एपिसेंटर कहाँ पे था? सपोज अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे था. मींस अर्थक्वेक तो जमीन के नीचे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन ठीक उसके ऊपर का पॉइंट कौन था एपिसेंटर? वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे. सी इन द फिगर हियर, दिस इज फोकस. ओके. दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स. इट इज द origin of the seismic energy, from where the seismic energy has emerged. And this is the point just above this focus. It is epicenter. And this is the plate boundary. See, this is plate boundary. And these are the seismic waves radiate in all directions. Okay. Now, do you know the earthquake is measured with that machine called seismograph? This question is asked in many examinations. How earthquake is measured? It is measured with the help of seismograph. And the magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. Magnitude इसमें किसमें मेजर करता है? Richter scale पे. Earthquake of 2 or less can be felt only little. The earthquake of over 5 can be caused damage from things falling. And a 6.0 or higher magnitude of considered very strong. 7.0 is classified as the major earthquake. अगर 7.0 है तो उसको हम major earthquake में काउंट करते हैं. Okay. There are 3 type of earthquake waves. अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं. ओके. फर्स्ट इज पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. सेकंड इज एस वेव और ट्रांसवर्स वेव. एंड थर्ड इज एल वेव और सरफेस वेव. सो पी एस एल. पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव ट्रांसवर्स वेव एंड एल वेव्स सरफेस वेव्स. नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स. व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स दैट आर formed on the surface? The landscape is being continuously worn away by 2 processes. जो हमारा लैंडस्केप है या धरती के ऊपर जो सरफेस है वो हमेशा वर्न आउट होता है ड्यू टू 2 processes. What are the 2 processes? Weathering and erosion. So what is weathering? It is breaking up of the rock on the earth surface. Weathering क्या है? रॉक्स का टूटना. रॉक्स रात में ठंडी हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, दिन में हीटिंग की वजह से वो एक्सपेंड कर जाती हैं. तो ड्यू टू दिस हीटिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन रॉक्स स्टार्ट ब्रेकिंग एंड दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. सो वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस. जब सरफेस से चीज़ें हटती जाती हैं किसी एजेंट के द्वारा, जैसे कि आपको वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, तो उसको हम कहते हैं इरोजन. द इरोडेड मटेरियल
is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited somewhere else. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. इरोजन और डिपोजिशन की वजह से कहीं से मटेरियल इरोड हुआ और कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ सरफेस पे. वर्क ऑफ रिवर, जो अभी जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, एजेंट्स विच कॉजेज द इरोजन, उसी में से पहला है वर्क ऑफ रिवर. ओके, रिवर की वजह से क्या होता है? अ रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. आपको पता है कि जब रनिंग वाटर कहीं भी जाता है तो वो इसी से को इरोड करता है, ठीक है, उसको खुरसता रहता है. When the river tumbles at a steep angle over a very hard rock, when the river tumbles at steep angle over a very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब आपकी रिवर ये होती है, रिवर कहीं पे गिरती है बहुत स्टीप एंगल पे, खड़े ढाल पे और किसी बहुत ही कठोर पत्थर पे, तो वो क्या होता है? अ डाउन एंड स्टीप वैली साइड इज फॉर्म्ड. एक बिल्कुल सीधा ढाल वाला एक वैली फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं वाटरफॉल. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वाटरफॉल्स. डू यू नो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. सबसे ऊंचा फॉल कौन सा है? एंजल फॉल, और वो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है. ओके, वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. The other waterfalls are Niagara Fall, located on the border between Canada and USA in North America. Niagara Fall कहाँ पे लोकेटेड है? ये कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है, ठीक है. एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है? ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है. See here the waterfall in the figure. This is hard rock. This is hard rock. Then soft rock undercut by the power of water. This is soft rock. See, there is a alternate layer of hard and soft, hard and soft, hard and soft. Okay. So water falls from this above the hard rock, and it erodes the material where it falls, and so result in formation of waterfalls. See, this is Niagara Fall. Now, as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. जैसा कि वो पता है कि जब नदियाँ ऊपर से उतरती हैं पहाड़ों से तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ऊपर से उतरती हैं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादा उनमें मियंडरिंग नहीं होती. पर जब प्लेन एरिया में आती हैं तो स्लोप कम हो जाता है, तो उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो वो इधर उधर मियंडर करने लगती है, मतलब घूमने लगती हैं, ठीक है. As the river enter the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. उन जो बैंड्स फॉर्मेशन होते हैं जब प्लेन एरिया में, उसको हम कहते हैं meanders. ये देखिए यहाँ फिगर में आपको meander दिखेगा. See, this is plain area and river meandering like this. Okay, ये meandering करे रिवर यहाँ पे. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander. Okay, due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the end of the meander loop come closer and closer. जब meandering बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो उसके लूप्स होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे नज़दीक आने लगते हैं, क्योंकि कहीं से मटेरियल इरोड होता है, दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाता है. In due course of time, meander loop cuts off from the river and form a cut-off lake known as Oxbow Lake. Okay, तो Oxbow Lake का फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लेन एरिया में होता है. और ये क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन. देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पर रिवर बेंड कर रही है. ओके, अब धीरे धीरे रिवर यहाँ से कटिंग करेगी, फिर यहाँ पे इसको डिपॉजिट करेगी इस तरफ, फिर यहाँ पे ये इधर से कटिंग करेगी, करते करते कटिंग एरिया पूरा यहाँ पे मैच हो जाएगा. तो ये हिस्सा जो पूरा है वो ऑक्सबो लेक रूप में निकल जाएगा. ओके, so in due course of time the meander loop cut off from the river and forms a cut off lake also known as Oxbow Lake. इसको हम Oxbow Lake कहते हैं. At times the river overflowed its bank. This leads to flooding of the neighboring area. ये Oxbow Lake कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है. ये किसके द्वारा फॉर्म होती है?
तो यह आपका रिवर एक्शन के द्वारा फॉर्म होती है, इरोजन एंड डिपोजिशन के द्वारा. As it flood, at time the river outflow its bank, this leads to flooding of the neighboring areas. As it flood, it deposits layer of fine soil and other material called as sediment along its bank. This leads to the formation of a flat fertile flood plain. अक्सर होता क्या है कि जब बरसात के मौसम में जब नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो नदियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं, फ्लडिंग हो जाता है वहाँ पे, और इसकी वजह से नदियाँ जो ऊपर से मटेरियल लेके आती हैं उसको वहाँ डिपॉजिट कर देती हैं अपने फ्लड बैंक एरिया पे, और वहाँ पर फ्लड प्लेन एरिया में पूरे फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टाइल सॉइल का. दीज रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और जो ये ऊंचे बैंक उनको हम लेवीज कहते हैं. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. जब ये समुद्र के पास पहुंचती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि स्लोप बहुत कम हो जाता है, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है वहाँ पे, और उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिवर पाथ. द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. अब नदी वहाँ इतनी स्लो हो जाती है क्योंकि स्लोप खत्म हो चुका होता है काफ़ी, तो वो अपना पूरा लोड वहीं डिपॉजिट कर देती है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल माउथ फॉर्म्स टू अ डेल्टा. और ये वहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है तो जिसमें इसकी अलग अलग स्ट्रीम्स निकलती हैं, और सब स्ट्रीम का एक अलग अलग माउथ होता है, सब अपना अपना डिपॉजिट फॉर्मेशन करती है वहाँ पे, और जब पूरा डिपॉजिट फॉर्मेशन एक साथ मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं डेल्टा. वो एक डेल्टा फॉर्मेशन करता है वहाँ पे. Okay, now the work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rock, crack develops. Over time, they became larger and wider. ये कंटिन्यूसली जो वेव्स होती हैं कोस्टल एरिया को हिट करती हैं, तो क्या होगा, अगर वो हार्ड है, पथरीला इलाका है, तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, एंड ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. दस अ हॉलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी वेव्स. एक हॉलो केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उन रॉक्स में, और उसको हम कहते हैं सी केव्स या समुद्री गुफाएं. एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स. अब जैसे जैसे कैविटीज बड़ी होती जाएंगी तो होगा क्या, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, दस फॉर्मिंग सी आर्क. तो सिर्फ उसका छत बचेगा और एक गुफाएं एक तरह से दूसरी तरफ निकल जाएंगी. सी आर्स, सी ये है सी आर्क, आप यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे. फर्दर इरोजन ब्रेक ऑफ द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट. दिस वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टेक्स. और जब धीरे धीरे इरोजन होता जाएगा तो पूरा इसका रूफ भी ब्रेक हो जाएगा, और ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अलग से. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं स्टेक्स. द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. Sea cliff क्या होता है, बिल्कुल आपका रॉकी कोस्ट जो होता है वहाँ पे जो सीधा खड़ा ढाल वाला जो सरफेस होता है, उसको जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है उसको हम कहते हैं सी क्लिफ. द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. सी वेव्स क्या करती हैं, अंदर जो मिट्टी वगैरह या बालू लेके आती हैं उसको कोस्ट पे डिपॉजिट करती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर बीच का फॉर्मेशन होता है. जैसे आप मेरियाना ब्रिज सुना होगा आपने. न वर्क ऑफ आइस. ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस. ग्लेशियर्स क्या होते हैं, दे आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स. ग्लेशियर भी इरोजन का काम करते हैं. ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि रिवर ऑफ आइस पूरे एक बर्फ की नदी होती है, तो ये भी बुलडोजिंग का एक्शन करते हैं. बुलडोजर तो आपने जाना ही होगा, बुलडोजर देखा होगा, तो क्या करता है, मिट्टी को निकालता है. इन द सेम वे ग्लेशियर्स also erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollow there. और बुलडोजिंग के द्वारा ये करते क्या है, जो नीचे का रॉक सरफेस होता है उसको बिल्कुल ओपन कर देते हैं. As the ice melt, they get filled up and the water. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain. और जब बर्फ़ पिघलती है
तो वो जो गड्ढे बने होते हैं बुलडोजिंग के द्वारा जो ग्लेशियर्स ने गड्ढे बनाए थे, तो जब बर्फ़ पिघली तो उसमें पूरा पानी भर गया और वो ब्यूटीफुल लेक्स के रूप में कन्वर्ट हो गई। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड। दिस डिपॉजिट्स फ्रॉम द ग्लेशियल मोराइंस। तो ग्लेशियर जो अपने साथ मटेरियल कैरी करके लाए थे, जैसे रॉक, बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स हो गए, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, उसको उन्होंने आगे जाकर डिपॉजिट कर दिया जहाँ उनका स्लोप खत्म हो गया धीरे धीरे। और वो क्या हुआ, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोराइंस। नाउ वर्क ऑफ विंड। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट एरिया में विंड का काम सबसे ज़्यादा होता है इरोजन और डिपोजिशन के रूप में। मेन एजेंट वहाँ पर वही होती है, क्योंकि वहाँ पानी होता नहीं, सी वेव्स होती नहीं है, तो मेन एक्शन किसका होगा, विंड का। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगी, डेजर्ट एरिया में मिलेंगी, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगी ये। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। सपोज अगर ये कोई रॉक है यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया में, तो जब विंड यहाँ से चलेंगी तो इसके लोअर पोर्शन को इरोड करती जाएंगी, इसको इरोड करती जाएंगी ये, इस पोर्शन को, ओके। तो धीरे धीरे ये पोर्शन इरोड हो जाएगा, काफ़ी इरोड हो जाएगा चारों तरफ से, और ये आपका जस्ट इस शेप में बनेगा, फिर बाद में आपको ऐसे ऐसे दिखेगा। ये हो गया मशरूम शेप। तो विंड्स नीचे ज़्यादा ब्लो करती हैं और आपको जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से एब्रेसिव का काम करते हैं, मतलब पूरा घिसते जाते हैं, और उसी की वजह से नीचे का एरिया बिल्कुल नैरो हो जाता है और ऊपर वैसे भी चौड़ा रहता है, तो एक मशरूम शेप बन जाता है यहाँ पे। सो विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच अ रॉक हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। When the winds blow, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited low hills like structure. These are called sand dunes. When the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it over a long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. उसको हम लोएस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, ओके। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जस्ट जब यहाँ से विंड चलती है तो अपने साथ वो बालू के कणों को उठा के ले जाती है और कहीं से लेके जाती है, फिर कहीं पे उसको लेकर डिपॉजिट करती है। तो डिपोजिशन के बाद क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन हिल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। जैसे यहाँ से विंड गई और यहाँ से कहीं डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिशन करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन हिल्स से बन जाएंगे। आप रेगिस्तान में से देखेंगे माउंटेन हिल्स, इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। एंड व्हाट इज लोएस, जस्ट हमने डिस्कस किया कि जब सैंड यहाँ से कहीं से इरोड होके या उड़ के कहीं जाकर और दूर एरिया में काफ़ी डिपॉजिट होता है, बहुत से बड़े एरिया में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लोएस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। लोएस के बड़े बड़े डिपॉजिट चाइना में पाए जाते हैं। वांगो रिवर जो है आपकी, जिसको कि चाइना का शोक कहा जाता है, वहाँ उसके किनारे भी काफ़ी बड़े बड़े लोएस डिपॉजिट पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जब एयर आती है तो वो पूरा सैंड लेके आती है और पूरा उस नदी में डिपॉजिट कर देती है। ओके, दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर लें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।